मैं पढ़ाऊँगी मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना। तो किसी भी भाषा का जो हम अध्ययन है, किसी भी भाषा को हम उसकी व्याकरणिक संरचना से ही जान पाते हैं। तो यहाँ हम मानक हिंदी की जो है उसकी व्याकरण संरचना के जरिए उस हिंदी की मानक हिंदी के बारे में जानेंगे। तो किसी भी भाषा की व्याकरणिक संरचना का अध्ययन हम 4 भागों में बांट कर करते हैं। पहला भाग है उसकी पद संरचना, दूसरा उसकी कारक व्यवस्था, तीसरा होता है विकार उत्पादक तत्व और चौथा होता है वाक्य संरचना। तो इन 4 व्यवस्थाओं के माध्यम से हम किसी भाषा के बारे में जो है, किसी भाषा के व्याकरणिक संरचना के बारे में जान पाते हैं। तो हम पहला जानने की कोशिश करते हैं किसी भाषा के जो है पद संरचना के बारे में। तो पद संरचना जो है पद संरचना में जो शब्द और पद होते हैं, शब्द और पद ये दोनों समानार्थक तत्व हैं, दोनों समानार्थक हैं। मतलब शब्द और पद में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों समानार्थक ही हैं। इनमें बस सिर्फ अंतर यही होता है कि जो शब्द है, अगर हम शब्द में व्याकरणिक संरचना को ऐड कर देते हैं, उसकी व्याकरणिक संरचना को देखते हैं, व्याकरणिक संरचना के माध्यम से जो है शब्द को जानते हैं, तो वह पद बन जाता है। तो इसमें सिर्फ अंतर यही होता है कि शब्द को व्याकरणिक दृष्टि से हम देखते हैं तो वह पद बन जाता है। तो जो मानक हिंदी की जो पद संरचना है, इसके 2 भाग हैं, विकारी और अविकारी, विकारी पद और अविकारी। तो विकारी में जो है, विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य, इन सब का अध्ययन किया जाता है। जबकि अविकारी तत्व में जो है, अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंधवाचक, विस्मयादि बोधक, इन सब जो है पदों का अध्ययन किया जाता है। इन सब जो है पदों का अध्ययन किया जाता है। तो जो तो हम पहले संज्ञा के बारे में जानते हैं। तो जो संज्ञा है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या समूह जो है, इन सब के नामों को जो व्यक्त करता है, जो पद व्यक्त करता है, उसी को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा जो है, संज्ञा के भेद के बारे में जानते हैं। तो संज्ञा को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। संज्ञा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा। लेकिन जो है कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि 2 और संज्ञा के भेद बताते हैं। तो कुछ विद्वान जो है संज्ञा के 2 और भेद कौन कौन से बताते हैं? तो संज्ञा के 2 और भेद में वो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, इन 2 भेदों को भी वो बताते हैं कि ये भी संज्ञा के ही भेद हैं। तो उन विद्वानों के जो है मत को रखने के लिए जो ये 2 भेद हैं संज्ञा के अलग से, इनको जो जातिवाचक संज्ञा है उसी के उपभेद मान लिए गए हैं, जातिवाचक संज्ञा के भेद मान लिए गए हैं।
तो जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद बनते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जो संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जो है नाम को व्यक्त करता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को जो व्यक्त करता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, श्याम, कोई स्थान हो गया, कानपुर हो गया, ऐसे जो है इसको ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो जो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही जैसे है, क्योंकि जो जातिवाचक संज्ञा है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही किसी वर्ग को व्यक्त करता है, किसी वर्ग को व्यक्त करता है। जैसे कि मतलब कि जैसे कि जो जातिवाचक संज्ञा है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के किसी एक वर्ग के नाम को व्यक्त करता है, उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जो श्याम, राम, ये सब जो नाम है ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन व्यक्तिवाचक है, लेकिन जब व्यक्तिवाचक है, लेकिन जो जातिवाचक है वो मनुष्य शब्द को व्यक्त करेगा। तो मनुष्य में ये राम, श्याम जो भी नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा ये सब आ जाएंगे। तो जो जातिवाचक संज्ञा है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही किसी एक वर्ग के नाम को व्यक्त करता है, उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जो मनुष्य है यह जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मनुष्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। तो हमने अभी पढ़ा कि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद भी हैं, एक है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्यवाचक। तो समूहवाचक जो संज्ञा है, समूहवाचक यह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी इसके स्थान के जो है समूह को व्यक्त करता है। तो समूह को व्यक्त करता है, इसीलिए हम इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि सेना आगे बढ़ रही है, तो सेना आगे बढ़ रही है में जो सेना है, सेना जो शब्द है यह समूहवाचक में आ जाएगा, क्योंकि सेना तो समूह में ही चलती है, ढेरों की संख्या में। तो जो सेना है यह समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा, जो सेना वर्ड शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा इसका उपभेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक जो संज्ञा है यह किसी वस्तु में जो है द्रव्य शब्द को व्यक्त करता है, द्रव्य के होने को व्यक्त करता है। जैसे कि पानी जो है एक द्रव्य है। जैसे कि राम ने पानी पिया, तो जो पानी है यह द्रव्य है। तो जो द्रव्य को व्यक्त करता है, जो संज्ञा द्रव्य को व्यक्त करती है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा का अगला उपभेद है चौथा, तीसरा उपभेद है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में जब कोई पद जो है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के
स्थान के भाव को व्यक्त करे। भाव का मतलब कि एहसास, और उसके अंदर उत्पन्न अलग अलग तरह के जो है मनोभाव को व्यक्त करे, तो उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जो है भाववाचक संज्ञा में जैसे कि प्रेम, जैसे कि कोई किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे कि प्रेम, क्रोध, बुढ़ापा, बचपन, ये जो शब्द हैं ये किसी भाव को व्यक्त कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा के जितने भी भेद हैं, ये पूरी तरह से निश्चित नहीं है। मतलब कि पूरी तरह से ये निश्चय नहीं है कि मतलब संज्ञा के व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में राम श्याम यही सब आएगा। मतलब ये कोई निश्चित स्टेटमेंट नहीं है। क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है कहीं व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है कहीं जातिवाचक संज्ञा भी बन जाता है, और जातिवाचक संज्ञा कहीं पर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो जैसे कि नेहरू जी ने कहा था, जैसे कि नेहरू जी ने नहीं, बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। तो जो ये बोस शब्द है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनको व्यक्त कर रहा है, किसी व्यक्ति को व्यक्त कर रहा है, किसी व्यक्ति विशेष को। तो इसलिए जो है हम जो जातिवाचक संज्ञा है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो जो संज्ञा है, जो हिंदी की जो संज्ञा है, ये संस्कृत की संज्ञा की तुलना में जो है सरल है, जबकि संस्कृत की जो संज्ञा है वह थोड़ी कठिन है हिंदी की संज्ञा से। क्योंकि जो संस्कृत में 8 कारक होते हैं, 3 लिंग होता है और 3 वचन होते हैं, जबकि हिंदी में इनकी संख्या वचन 2 होते हैं और लिंग भी 2 होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। हाँ, तो इस वजह से जो है हिंदी की जो संज्ञा व्यवस्था है, संज्ञा पद है, वह संस्कृत की तुलना में सरल है। अब हम सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। सर्वनाम जो है सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। सर्वनाम का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। जैसे कि सर्वनाम का जो प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। सर्वनाम शब्द का सर्व प्लस नाम, मतलब इसका अर्थ है सबका नाम। इसका अर्थ है सबका नाम। जो संज्ञा है यह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष के नाम को व्यक्त करता है। जो संज्ञा है
कि जो सर्वनाम है, सर्वनाम जो है, ये जो सभी संख्याएं हैं, वस्तु, स्थान, प्राणी, ये सब जो संज्ञाएं हैं, इनके स्थान इन सबको समान रूप से व्यक्त करता है जो सर्वनाम है। तो उन सर्वनाम का प्रयोग जो संज्ञा के स्थान पर होता है, जैसे कि जो राम है, राम सोमवार को राम के भाई से मिलने जाएगा। तो इसमें जो है राम जो शब्द है, यह कई बार प्रयोग होने की वजह से ये जो शब्द है थोड़ा अटपटा लग रहा है। बार बार राम शब्द की जो है आवृत्ति हो रही है, बार बार राम शब्द को दोहराया जा रहा है। तो हिंदी की जो पद संरचना है, उसमें किसी व्यक्ति विशेष के नाम को बार बार आवृत्ति न हो, इस वजह से जो है संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो सर्वनाम प्रयोग कैसे करेंगे? तो सर्वनाम का जो प्रयोग है, जैसे कि राम जो है सोमवार को वह अपने भाई से मिलने जाएगा। तो यहाँ जो है यह जो शब्द है, यह सुनने में भी बहुत सटीक लग रहा है। जो वह शब्द का प्रयोग हुआ है, यह जो वह है, यह राम के भाई को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ बार बार राम के भाई का जो शब्द है, इसको प्रयोग ना करके बस वह का प्रयोग कर दिया जाए कि राम जो है अपने सोमवार को वह अपने भाई से मिलने जाएगा। तो इस प्रकार जो है सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। तो सर्वनाम के भी जो है 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और जो छठा है वह निजवाचक सर्वनाम। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, तो हिंदी भाषा में जो है 3 पुरुष, हिंदी भाषा में जो है 3 पुरुष स्वीकार किए गए हैं। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये जो है 3 पुरुष स्वीकार किए गए हैं हिंदी भाषा में। तो इनका जो है जैसे कि उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में मैं, एक उत्तम पुरुष में जो है एक वचन में मैं आ जाएगा, जबकि बहुवचन में हम हो जाएगा। जबकि फिर मध्यम पुरुष में एक वचन में तू आ जाएगा और बहुवचन तुम, बहुवचन। अन्य पुरुष में एक वचन में आ जाएगा, वह आ जाएगा वह, जबकि बहुवचन में वे आ जाएगा। इस प्रकार जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष स्वीकार किए गए हैं और उनको अपनी संरचना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है कुछ जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में कुछ समस्याएं भी स्वीकार की गई हैं। कुछ समस्याएं का मतलब, पुरुषवाचक सर्वनाम कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे कि बिहारी हिंदी या पूर्वी हिंदी जो है,
पूर्वी हिंदी बोलियों में ज़्यादातर जो है हम को प्रयोग किया जाता है। मतलब जो मैं शब्द है एक वचन है, जो कि उत्तम पुरुष का एक वचन मैं होता है, तो मैं का प्रयोग न करके वे एक वचन के लिए हम का प्रयोग करते हैं पूर्वी बिहारी हिंदी या पूर्वी हिंदी की बोली में। तो इस प्रकार जो बोलचाल की भाषा में हम जो शब्द है इसको एक वचन के रूप में लिया जाता है। तो इस प्रकार जो है बहुवचन के लिए हम लोग का प्रयोग होता है। तो यह एक समस्या है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरी समस्या है कि जो तू है मध्यम पुरुष में जो एक वचन के लिए तू शब्द का प्रयोग हो रहा है, यह कई सारी बोलियों में जो है तू शब्द बहुत निरावृत माना जाता है, तो इसको स्वीकार नहीं किया जाता तू शब्द को, तो बहुत अपशब्द जैसा मान लिया जाता है कुछ बोलियों में। तो इसीलिए लोग जो है तू के स्थान पर एक वचन के लिए तुम का प्रयोग करने लगते हैं। तो वहाँ और बहुवचन के लिए तुम लोग। तो इस प्रकार जो है यह दूसरी जो समस्या है ये पुरुषवाचक सर्वनाम में देखने को मिलती है। दूसरा जो सर्वनाम है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है यह किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के संबंध में जो है प्रश्नवाचक को व्यक्त करता है, प्रश्न के रूप में व्यक्त करता है। तो इसीलिए हम इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम कहाँ जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है, तो राम कहाँ जो शब्द है यह प्रश्नवाचक का प्रयोग हो रहा है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो जबकि राम अयोध्या जा रहा है, तो राम यह व्यक्तिवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। राम अयोध्या जा रहा है, तो राम ज़्यादा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में अयोध्या के स्थान पर कहाँ शब्द को जोड़ दिया गया है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, और तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जैसे कि किसी वस्तु, मतलब कोई दो शब्दों को जोड़ने के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि संबंधवाचक सर्वनाम में जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, तो इसमें संबंधवाचक का यह उदाहरण है। तो जो इसमें इस शब्द में जो और वह ये शब्द जो प्रयोग किए गए हैं यह एक दूसरे को संबंधित करते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं। इस प्रकार ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम जो किसी वस्तु, व्यक्ति विशेष के जो है निश्चित से होने का एहसास कराता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यही वह सामान रखा गया है, या वही वह सामान है, यही हम जा रहे हैं, वही हम गए थे। तो इस प्रकार ये शब्द जो निश्चित किसी चीज़ के निश्चित होने का एहसास कराते हैं कि हाँ यह निश्चित तौर पर हुआ ही है ऐसा। तो इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम का जो पांचवा भेद है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान
विशेष के लिए जो है उसके अनिश्चित होने का एहसास कराता है कि ऐसा निश्चित तौर पे है ही नहीं। तो इसलिए जो है निश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के विपरीत है। तो जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये किसी चीज़ के मतलब कुछ पता ही ना चले। जैसे कि कोई वहाँ गया था, कोई जो कोई शब्द का प्रयोग है, कोई मतलब कोई, तो यह अनिश्चित लगता है, मतलब यह निश्चित ही नहीं हुआ है कि वहाँ कौन गया था। तो इस प्रकार जो है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम की व्याख्या है। जो छठवां सर्वनाम का भेद है वह निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम मतलब निजवाचक सर्वनाम किसी वस्तु, व्यक्ति, विशेष स्थान की जो है अपनेपन का एहसास कराता है। जैसे कि यह मेरा अपना घर है, मतलब निज, अपना, जो अपना शब्द का प्रयोग हुआ है यह निज, खुद के लिए हुआ है। निज मतलब अपना होता है। तो इस प्रकार जो है यह निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। तो जो निजवाचक जो सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम यह अपनेपन को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार जो है जो संस्कृत में का सर्वनाम है और जो हिंदी का सर्वनाम है, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। क्योंकि जो हिंदी का सर्वनाम है यह इसका अपना खुद का बनाया हुआ सर्वनाम है, जबकि संस्कृत का सर्वनाम अलग है। तो इस प्रकार इसका संस्कृत के सर्वनाम से तुलना भी नहीं की जा सकती। और तीसरा जो होता है, किसी भाषा की व्याकरण संरचना को समझने के लिए जो तीसरा जो भेद है वह विशेषण व्यवस्था है। विशेषण जिसे कहते हैं। तो विशेषण जो है जो संज्ञा और सर्वनाम विशेषता को बताता है उसी को विशेषण कहते हैं। विशेषण मोस्टली जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसी को हम विशेषण कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान के को व्यक्त करने के लिए किसी विशेष स्थिति का प्रयोग करता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो जो सर्वनाम है यह कहीं कहीं विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाता है, इसीलिए कहीं कहीं विशेष्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार जो है किसी भी भाषा की व्याकरणिक संरचना को समझने के लिए उसकी पद संरचना, उसकी विशेषण, उसकी पद संरचना, उसकी कारक व्यवस्था, उसकी काव्योक्ति और वाक्य शक्ति को जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम इसी से ही किसी भाषा के बारे में अच्छे से समझ और जान पाते हैं कि यह भाषा कैसी है और किस किस प्रकार के पद और शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार विशेषण मैंने बताया कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसी को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण उदाहरण के लिए जैसे कि राम स्कूल जाता है, तो जो राम है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है और राम की विशेषता यह है कि वह स्कूल जा रहा है। तो इस प्रकार जो विशेषण है वह संज्ञा की विशेषता को व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार आज मैंने मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना को के आधा जो भाग है उसको मैंने बताया।